हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4, जिसकी शुरुआत वाशिंगटन ईयर 1986 के साथ होती है, क्योंकि गिडियन के अकॉर्डिंग वांडल सेवेज 1986 में एक खास किस्म के हथियार तैयार कर रहा है। आगे यहाँ पर हंटर की टीम वाशिंगटन के पेंटागन बिल्डिंग में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पेंटागन बेसिकली वाशिंगटन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, यानी कि सरकारी बिल्डिंग, जिसमें कि ये लोग जाकर वहाँ के रिकॉर्ड रूम से सेवेज के हथियार से रिलेटेड जानकारी हासिल करने के फिराक में थे, ताकि सेवेज अपनी हथियार किस जगह पर तैयार कर रहा है या फिर किसकी मदद ले रहा है, कुछ तो इन्हें पता चले। जिसके लिए तो सबसे पहले स्नार्ट और रेमंड इस बिल्डिंग में पोछा लगाने वाला बनकर रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज पे नजर रखता है। अब जैसे ही वो इंचार्ज इनकी तरफ बढ़ता है, वो लोग इसके रास्ते में जानबूझकर फिसलन पैदा कर देते हैं। अब जैसे ही वो फीमेल स्टाफ वहां से गुजरती है, वो गिरने लगती है। तब स्नार्ट उसे पकड़ लेता है और उसकी जेब से रिकॉर्ड रूम को खोलने वाली मैग्नेटिक की कार्ड को चोरी कर सारा और केनरा को दे देता है, जो कि उसी फीमेल स्टाफ की तरह ड्रेसअप होकर यहाँ पर पहुंची थी। अब चूंकि पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, तो कोई केनरा और सारा को यहाँ पहचान न ले, इसीलिए मीक नीचे बेसमेंट में गार्ड्स को इकट्ठा कर पंजा लड़ाकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तब बड़े ही आसानी से केनरा और सारा रिकॉर्ड रूम से सेवेज की फाइल लेकर निकल जाती हैं, जिसे कि हंटर सीप से ही इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। अब जैसे ही सारा और केनरा अपना काम खत्म कर निकल रही होती है, तो एग्जिट गेट पर उन्हें कुछ गार्ड्स रोक लेते हैं। तब केनरा और सारा इनसे लड़कर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी हमारी नजर केनरा पर पड़ती है, जिसकी आंखें अचानक से लाल हो जाती है और वो अपनी असली रूप में आकर एक पागल चिड़िया की तरह गार्ड्स को पंजा मारना शुरू कर देती है, जिसे देख हंटर फौरन ही अपनी टीम को वापस से सीप में रिटर्न होने को बोलता है। वही अब आगे फायरस्टॉर्म कंट्रोल रूम में जाकर शॉर्ट सर्किट करवाता है, ताकि सभी गार्ड्स का ध्यान अब मिक से हटकर इधर आ जाए और ये लोग मौका मिलते ही यहाँ से निकल जाए। और ठीक ऐसा ही होता है। जैसे ही वहाँ पे शॉर्ट सर्किट लगती है, सारे गार्ड इधर आ जाते हैं। तब लौटने के क्रम में फायरस्टॉर्म की नज़र केनरा पर पड़ती है, जो कि इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जिसे वो पकड़कर अपने साथ शिप पर लेकर आ जाता है। अब जैसे ये लोग एक साथ शिप पर पहुंचते हैं, अब इनकी वेव राइडर इस जगह से निकलने को स्टार्ट होती है। तभी गिडियन इन्हें बताती है कि क्रोनस की शिप और पेंटागन के रशियन फाइटर जेट एक साथ हमारे वेव राइडर का पीछा कर हमारे ऊपर खतरनाक मिसाइल को छोड़ रही है। तब हम हंटर को देखते हैं, जो कि बड़े ही मुश्किल से उन दोनों के वार से अपने वेव राइडर को बचाता हुआ सडनली सोवियत यूनियन के पहाड़ों पर अपने वेव राइडर को लैंड करवाता है और लैंड करके इसे इंडिविजुअल मोड में डाल देता है, ताकि इन्हें कोई ढूंढ न पाए। और फिर सारा और केनरा द्वारा लाइव फाइल चेक करता है, जिसमें कि इन्हें पता चलता है वैलेंटीना वोस्टक नाम की एक फीमेल साइंटिस्ट वांडल सेवेज के सीक्रेट प्रोजेक्ट में इसका साथ दे रही है, पर वो आखिर किस चीज पर काम कर रही है, इसकी डिटेल कहीं भी नहीं लिखी हुई है। तब यहाँ पर हंटर वैलेंटीना से कांटेक्ट करने के लिए स्नार्ट और रेमंड को एक खास किस्म की कैप्सूल देता है, जिससे कि ये लोग अब कोई भी लैंग्वेज को बोल या समझ सकते थे। क्योंकि वैलेंटीना रशियन थी, यहाँ के लोग वक्त के इस समय में भी सिर्फ रशियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे। आगे अब रेमंड और स्नार्ट कैप्सूल को खाकर निकल पड़ते हैं वैलेंटीना से मिलने, जहाँ पर पहले तो स्नार्ट वैलेंटीना पर नजर रख वो किधर जा रहे रेमंड को बताती है। तब रेमंड सामने आकर वैलेंटीना से फ्लर्ट करते हुए इससे बात करने की कोशिश करता है, पर वैलेंटीना इसे बिल्कुल भी घास नहीं देती है। तब आखिर में अचानक से स्नार्ट वैलेंटीना के सामने आकर अपने बैड बॉय वाले अवतार में वैलेंटीना से बात करने की कोशिश करता है, जो कि वैलेंटीना को काफी पसंद आता है। जिसके बाद वो काफी देर स्नार्ट से बातें करती है और फिर लास्टली उसको किस करके गुड नाइट बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद स्नार्ट रेमंड को बताता है कि वैलेंटीना ने अपनी प्रोजेक्ट का जिक्र तो नहीं किया, पर हाँ, मैंने उसके पैकेज से उसके इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी कार्ड को चुरा लिया, शायद आगे ये हमारे काम आ सके। जिस पर इस वक्त रेमंड का रिएक्शन होता है, भाई तुम महान हो। तो दूसरी तरफ शिप में सारा हंटर को बताती है कि ये केनरा के साथ कुछ गलत है, ये बिल्कुल सियारा की तरह बिहेव करने लगी है कभी कभी। तब हंटर सारा को बोलता है, हाँ ठीक तो है, तुम दोनों एक ही कैटेगरी के तो हो, एक सियारा बन जाती है तो दूसरी को ब्लड लस्ट है, दोनों खुद ही इसे कंट्रोल करने का उपाय सोचो। और फिर इतना बोलकर हंटर यहाँ से निकल जाता है। तो ये अब कुछ देर बाद गिडियन हंटर को बताती है कि रशियन जेट ने क्रोनस के शिप को डैमेज कर दिया है और वो इस वक्त मॉस्को सिटी की तरफ ही गिरा है। जिसे सुन हंटर खुश होता हुआ सोचने लगता है कि क्रोनस से पीछा छुड़ाने का इससे बेहतर वक्त नहीं मिलेगा,
जब वो इतनी ऊपर से गिरा होगा तो या तो वो बहुत घायल होगा या तो मर चुका होगा, चलकर मुझे चेक करना चाहिए। जिसके लिए अब हंटर मिक के साथ क्रोनस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पर यहाँ मॉस्को की जंगल में हंटर की मुलाकात उसके पुराने मेट यानी कि मास्टर ड्रूस से होती है, जिसे देख हंटर चौंक जाता है। तब ड्रूस हंटर को काम डाउन रहने बोल बताता है। क्रोनस अपने शिप से गिरकर मारा जा चुका है, उसी की लाश लेने आया हूँ मैं। पर क्या हम एक डील कर सकते? अगर तुम इस वक्त मेरे सामने सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें बाकी मास्टर काउंसिल के दंड से बचा लूंगा और फिर हम लोग साथ मिलकर तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे। और रही तुम्हारी टीम के बाद तो इन्हें वापस से वहीं भेज दो जहाँ से इन्हें लाए हो। मैं 1 घंटे में वापस तुम्हें यहीं मिलूंगा, तुम आकर अपना डिसीजन मुझे बता देना। जिसे सुन हंटर ड्रूस की बातों में आ जाता है और उसे भी लगने लगता है कि ड्रूस सही है, उसे सरेंडर कर देना चाहिए। जिस पर मिक हंटर को समझाता है, ये लोग तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं पक्का। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इतने सारे गलती को ये लोग इतनी आसानी से माफ कर देंगे। जवाब में हंटर बोलता है, जब वो टाइम मास्टर था ड्रूस उसका भरोसेमंद दोस्त हुआ करता था, इसीलिए हंटर को ड्रूस की बातों पर पूरा यकीन है। जिसके बाद हंटर वापस शिप में आकर इस बारे में प्रोफेसर आइंस्टाइन जेफरसन से डिस्कस करता है, जिसमें हंटर बोलता है, मैं कुछ देर में ड्रूस से मिलने जा रहा हूँ और फिर वापस आकर मैं आप सभी को आप लोगों के वक्त में भेज दूंगा। जिसके कुछ देर बाद जब हंटर ड्रूस पर यकीन करता हुआ मिक की बातों को इग्नोर कर जंगल पहुंचता है तो हंटर को पता चलता है मिक बिल्कुल सही था। मास्टर ड्रूस ने हंटर को धोखा दिया है और तो और क्रोनस भी जिंदा था, जो कि हंटर की सिर पर गन पॉइंट करता है। तब ड्रूस बोलता है, मेरे हाथ बंधे हुए दोस्त, मुझे माफ करना, मास्टर काउंसिल तुम्हें मरवाना चाहती है। तब हंसता हुआ हंटर बोलता है, हाँ अगर मार सकते हो तो मार लो। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे मिक और फायरस्टॉर्म दोनों ही हंटर की मदद करने के लिए पहुंचते हैं। जिसके बाद हम व्यूअर्स को यहाँ पता चलता है हंटर को भी ड्रूस की बातों पर शक था, इसीलिए तो वो वापस शिप पर गया था ताकि हंटर अपने दोस्तों से डिस्कशन कर इनसे कैसा निपटा जाए इस बारे में सारा प्लान बनाकर वापस लौटे। अब आगे हम मिक को देखते हैं, जो अपने हॉट गन और फायरस्टॉर्म आग के गोले के साथ ड्रूस और क्रोनस पर हमला करते हैं। तब यहाँ से ड्रूस तो अपनी स्पेशल मास्टर पावर से गायब होकर यहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद अब क्रोनस फायरस्टॉर्म को खुद पर भारी पड़ता है देख उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंकता है, जिसकी एनर्जी बहुत हार्ड थी। जिसे देख आइंस्टाइन अंदर से ही जेफरसन को इस बॉम्ब के पास जाने से मना करता है। इसके बावजूद भी जेफरसन इस बॉम्ब को दूर फेंकने के चक्कर में इसके करीब जाता है। अब जैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट करती है, इसके प्रभाव से क्रोनस तो यहाँ से भाग निकलता है और फायरस्टॉर्म भी अलग अलग होकर गिर जाते हैं। और फिर इन्हें पता चलता है कि जेफरसन को इस धमाके में गहरी चोट आ गई है, जिसे लेकर के अब ये लोग वापस से शिप में लौटते हैं। जहाँ आते ही प्रोफेसर आइंस्टाइन जेफरसन को डांटना शुरू कर देता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम्हें उस बॉम्ब के पास जाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो। जवाब में यहाँ जेफरसन भी झल्लाता हुआ बोलता है, आप मेरे पिता नहीं है जो मुझे इस तरीके से डांट रहे हैं, मुझे डांटना बंद कीजिए। और फिर जेफरसन यहाँ से चला जाता है। तब हम प्रोफेसर आइंस्टाइन को देखते हैं जो कि काफी इमोशनल हो जाता है। तो ये दूसरी तरफ अब हम शिप में सारा को देखते हैं जो कि केनरा को उसकी पावर कंट्रोल कैसे करे ये सीखने बोल फाइट के लिए चुनौती देती है। और फिर यहाँ सारा वर्सेस केनरा अपनी अपनी फाइट मूव्स को इस्तेमाल कर अपनी माइंड को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तो ये अब आगे स्नाट और रेमंड भी वापस शिप में लौट आते हैं और फिर वो हंटर और बाकी सारी टीम को वैलेंटीना के काट के दिखाते हुए बताते हैं वैलेंटीना रेस्केविक लैब में काम करती हो ना हो अपना सीक्रेट हथियार वहीं पर तैयार कर रही होगी। जिसके बाद प्रोफेसर आइंस्टाइन, स्नाट और रेमंड इस जगह पर जाकर पता लगाने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो एज अ साइंटिस्ट प्रोफेसर आइंस्टाइन लैब में एंट्री लेता है, तो दूसरी साइड में रेमंड भी स्नाट के साथ लैब के अंदर जाकर मेन सिस्टम के पास पहुंचता है, जहां पर रेमंड सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहा होता है कि किस तरीके से कौन सी चीजें कैसे कनेक्टेड है। तो ये दूसरी तरफ प्रोफेसर आइंस्टाइन वैलेंटीना के सिक्योरिटी गार्ड से उसके लेबोरेटरी में घुसता है, तो प्रोफेसर यहाँ का मंजर देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि इस लेबोरेटरी में बहुत सारे इंसानों की लाशें रखी होती है। साथ ही वहाँ टेबल पर मौजूद कुछ तस्वीरों से प्रोफेसर आइंस्टाइन को पता चलता है कि जब पिछली बार प्रोफेसर आइंस्टाइन और उसकी टीम एसटी रॉच नॉर्वे में 1975 में वांडल सेवेज के न्यूक्लियर हथियार के ऑक्शन में पहुंची थी, तब वांडल इनकी पावर को गौर से देख रहा था और फायरस्टॉर्म की तस्वीर भी उसने उस वक्त निकाल ली थी।
और इसी फायर स्टॉर्म की तस्वीर यानी कि प्रोफेसर आइंस्टीन और जेफरसन की तस्वीर के जरिए वांडल सेवेज यहाँ इस लेबोरेटरी में फायर स्टॉर्म बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वैलेंटीना ने थर्मल कोर भी तैयार कर ली थी। जिसे देख प्रोफेसर आइंस्टीन परेशान होता हुआ थर्मल कोर के पास जाकर रेमंड को इसकी पावर खत्म करने बोलता है। तभी दूसरी तरफ हम वैलेंटीना को देखते हैं जो कि लैब आ जाती है और अपनी लेबोरेटरी की तरफ बढ़ रही होती है, जिसे देख स्नार्ट इसे रोकने जाता है। तब वैलेंटीना समझ जाती है कि ये शख्स कल रात से ही वैलेंटीना का पीछा इसके सीक्रेट वेपन के लिए कर रहा है। अब चूंकि भाई वैलेंटीना तो थी वांडल सेवेज की टीम की ना, वो स्नार्ट के सिर पर गन रख रेमंड और प्रोफेसर आइंस्टीन दोनों को ही रुकने बोलती है। इसके बावजूद भी प्रोफेसर आइंस्टीन थर्मल कोर को पकड़कर इसकी एनर्जी को खुद में सोख लेता है और इसे बॉक्स में डाल लेता है। कि तभी यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं, जिसके साथ ही में अब हम मिक को भी देखते हैं जो कि स्नार्ट का पीछा करते हुए अभी यहाँ पहुंच चुका था और अपनी हॉट गन से यहाँ पे सारे मौजूद गार्ड्स को पकाना शुरू कर देता है। अब इसी क्रम में हम प्रोफेसर आइंस्टीन को देखते हैं जो कि थर्मल कोर वाला बॉक्स स्नार्ट को देकर पहले तो किसी तरीके से यहाँ से उसे निकलने बोलता है, जिसे लेकर के स्नार्ट निकल जाता है और फिर शिप पर पहुँचता है। तो इधर इस बार रशियन फौज यहाँ पर रेमंड और मिक पर भारी पड़ती है और इन्हें गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही वैलेंटीना प्रोफेसर आइंस्टीन को भी पकड़ लेती है। यानी कि अब ये तीनों ही रशियन कैद में पूरी तरीके से फंस चुके थे। तो वहीं अब एपिसोड के आखिर में हम हंटर को देखते हैं जो कि थर्मल कोर को देखकर काफी खुश हो रहा होता है, जिसे इतना खुश देखकर स्नार्ट बोलता है हमारी आधी टीम अभी भी वहीं फंसी है, हमें उन्हें निकालने की तैयारी करना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। और साथ ही आप मेरे सेकंड चैनल 13+ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर कि इस वक्त चल रहा है सुपर गर्ल प्लस स्क्विड गेम, जिसकी स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प है। तो उसे देखने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।